अलियास सर स्क्रीन क्लियर है, बताइएगा प्लीज। हाँ सर, क्लियर है इसकी। ओके। अच्छा, सबसे पहले आप, मैंने कल आपको मेरे साथ शायद ध्यान में नहीं रहा ये चीज़ें। सबसे पहले आपको ना, ये इसकी जो हेडिंग्स हैं, ठीक है, हेडिंग सारी आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें चैप्टर कितने हैं, ठीक है। हर चैप्टर में आप इसको याद करें कि पहले चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, दूसरे में क्या क्या है, उसका नाम क्या है, हेडिंग चैप्टर की, और ठीक है कौन सा मिट हो चुका है ये भी आपको बताना चाहिए। ये सारी आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। इनमें से तकरीबन 3 से 5 क्वेश्चन लग सकते हैं, 3 से 5, ठीक है। तो ये आपने इसको याद करना है लाजमी, क्योंकि वो पूछ लेते हैं 3 से 5 क्वेश्चन मेरे ख्याल में यहाँ से लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको स्केड्यूल का पता होना चाहिए, कितने स्केड्यूल है इसमें, ठीक है। चैप्टर अगर हम देखें तो चैप्टर इसमें 10 चैप्टर हैं, ठीक है, 10 चैप्टर हैं। और लास्ट जो सेक्शन है 76 है इसका। और स्केड्यूल की अगर हम बात करें तो टोटल 13 स्केड्यूल है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब फर्स्ट, अच्छा, ओमिटेड कौन कौन से हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, और सेवन्थ है। ये जो 4 स्केड्यूल हैं ये ओमिटेड है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है आज, सप्लाई चेन से। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। इसका सप्लाई चेन का एक नंबर ऑफ सीरीज होती है, ठीक है, कि जो बंदा मैन्युफैक्चर कर रहा है वहां से लेकर जो फाइनल कंज्यूमर है वहां तक जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। means the series of transaction between buyers and sellers from the stage of first purchase, ठीक है, or import to the stage of final supply। फर्स्ट परचेज से लेकर, यानी यहाँ पर आप कह लेंगे जब बंदा कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है वहां से कोई बंदा उसको परचेज करता है, वहां से परचेज करके फाइनल जो कंज्यूमर, आपको या मुझे, हम लोगों को जो सप्लाई होती है, वहां तक उसकी जो सारी चेन है, जो जो बंदा इसमें इन्वॉल्व होता है, जो जो बंदा परचेज कर रहा है फिर उसको सप्लाई कर रहा है, परचेज कर रहा है फिर सप्लाई कर रहा है, ये सारी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है, इसको हम सप्लाई चेन कहते हैं, ठीक है। टैक्स टैक्स ये इसको आप देखिए ना, वरन बहरहाल ये आपको बताना चाहिए कि जब भी टैक्स की बात होगी इस एक्ट में, उससे मुराद सेल्स टैक्स होगा, ठीक हो गया। अब टैक्सेबल एक्टिविटी, इसकी भी आपको एक तो क्लास पता होना चाहिए, 35 है, और ये है क्या क्या, जो जो बंदा ये काम करेगा वो टैक्सेबल एक्टिविटी में आएंगे, ठीक है। एन एन एक्टिविटी कैरीड ऑन इन द फॉर्म ऑफ अ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर। अच्छा, इसमें से ऊपर पहले ये पूछ सकते हैं आपसे, ये देखें, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरीड ऑन बाय अ पर्सन वेदर आर नॉट फॉर प्रॉफिट, वो प्रॉफिट के लिए हो या प्रॉफिट अर्न करना आपका मकसद ना हो, ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी होगी, ठीक हो गया। अब प्रॉफिटेबल का मतलब फॉर एग्जाम्पल ये है कि आप अपने भाई को सप्लाई कर रहे हैं, अपने किसी रिश्तेदार को सप्लाई करते हैं, ठीक है, वो आपके पास आ जाता है, आप उसको चीज़ दे देते हैं, वो आपकी होगी सप्लाई में, वो टैक्सेबल एक्टिविटी होगी, ठीक है। हो सकता है आप उससे वो प्रॉफिट ना लें या आप उसको वैसे ही दे दें, ठीक है। तो ये चीज़ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी है, चाहे उसमें प्रॉफिट शामिल, प्रॉफिट के लिए हो वो या ना हो, ठीक है। एन अच्छा, उसमें क्या क्या शामिल है उसके अलावा, एन एन एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ अ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर, ठीक है, जब आप बिजनेस करते हैं या ट्रेड करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अच्छा, या फिर आप सप्लाई ऑफ गुड्स, द रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज है, या फिर बोथ है, ठीक है, किसी बंदे को आप सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं या उसे सर्विसेज देते हैं या दोनों काम करते हैं, ठीक है। वन ऑफ एडवेंचर आर कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, वन ऑफ एडवेंचर का मतलब है सिर्फ आप एक दफ़ा काम करते हैं वो। देखें, आप एक बिजनेस मैन है, वो तो उसका काम क्या है, वो लेता है और चीज़ें परचेज करता है और सप्लाई करता है, ठीक है, वो उसे रेगुलर है। लेकिन वन ऑफ क्या है, आप एक दफ़ा लेकर चीज़ें सप्लाई कर देते हैं, वो भी आपकी, ये उसके बाद आपने कभी काम नहीं किया वो, तो वो भी आपकी वो टैक्सेबल एक्टिविटी होगी, ठीक है। वन ऑफ एडवेंचर का ये मतलब है।
एनीथिंग एनीथिंग डन और अंडरटेकन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। कोई भी चीज़ आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं जो जब आपने एक कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट की है या उसको खत्म किया है उस दौरान, ठीक है, तो आप करते हैं कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आप कमेंस करते हैं बिजनेस या आप उनको उस बिजनेस को खत्म करते हैं, उस दौरान जो भी एक्टिविटी होगी आपकी वो आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी होगी। इसकी डेफिनेशन में ये फॉल करेगी। अच्छा उसमें लेकिन कौन कौन सी चीज़ उसमें शामिल नहीं है। अच्छा, द एक्टिविटीज ऑफ एन एम्प्लाई एम्प्लाई प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दैट कैपेसिटी टू एन एम्प्लॉयर, ठीक है। अब एक एम्प्लाई जो है एम्प्लॉयर का कोई काम करता है एज ए एम्प्लाई, तो वो उसकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपसे इम्पोर्टेंट है, वो पूछ सकता है, तीन चार चीज आपको वो दे देगा, ठीक है। एमसीक्यूज, एक उसमें ये होगा कि अगर एक एम्प्लाई है वो अपने एज ए एम्प्लाई किसी एम्प्लॉयर को कोई उसका काम करता है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो क्या वो वो टैक्सेबल एक्टिविटी कहलाएगी या नहीं, तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होगी। एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल परस्यूट और हॉबी, ठीक है। वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। An activity carried on by a person other than an individual, which, if carried on by an individual, would fall within सब क्लास बी, ठीक है। कोई एक्टिविटी है, वो बंदा अदर देन एन इंडिविजुअल ने वो की है, अगर वो एक इंडिविजुअल करता तो वो उसकी रिक्रिएशन एक्टिविटी होती, तो वो भी आपका टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें आपसे वो घुमा फिरा के आपसे ये पूछ सकता है कि कौन कौन सी एक्टिविटी टैक्सेबल है और कौन सी नहीं है। ठीक है, दो वो ऑप्शन आपको दे दे वो टैक्सेबल, तीन ऑप्शन दे दे वो टैक्सेबल एक्टिविटी हो, एक ऑप्शन ऐसा दे दे फोर्थ के जिसमें वो ना हो, ठीक है, तो वो आपको डिफरेंशिएट करने का पूछ सकता है। या ऐसे कह सकता है आपको टैक्सेबल एक्टिविटी जो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है तीन वो दे दे, एक जो टैक्सेबल एक्टिविटी है वो आपसे एमसीक्यूज बना दे, ठीक है। तो दोनों तरह से वो आपसे पूछ सकता है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है, इनको आप ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को। अच्छा, टैक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट बेसिकली इसको यूज उस वक्त हम करते हैं जब हमें कोई ऐसी अमाउंट दी गई हो कि जिसमें हम वो उसमें सेल्स टैक्स की वैल्यू इंक्लूड कर रही हो, इंक्लूड हो, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स हो, ठीक है। तो फिर हम ये उस वक्त हम इसको यूज कर सकते हैं कि हम ये यूज मसलन मसलन आपको वो ये कहता है, एक आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि 1 मिलियन जो है प्राइस है गुड की, किसी गुड की, ठीक है, इसमें से सेल्स टैक्स जो है 17% इंक्लूड है। अब इसको फाइंड आउट करें कि सेल्स टैक्स की अमाउंट कितनी है। इस कंसेप्ट को तो जब हमने ये मालूम करना होता है, दोनों को सेग्रीगेट करना होता है कि सेल्स टैक्स की अमाउंट कितनी है और उसकी प्राइस कितनी है, तो फिर हम टैक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, मीन द अमाउंट वर्कड आउट इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग फार्मूला, आपसे फार्मूला पूछ सकता है टैक्स फ्रैक्शन का, आपसे फार्मूला पूछ सकता है, ठीक है। ए क्या है, ए इज द रेट ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन थ्री थ्री जो सेक्शन आएगा उसमें जो रेट होगा वही बात है कि बेसिकली इसका कंसेप्ट यही है टैक्स फ्रैक्शन का, कि जो आपको अमाउंट दी है उसमें टैक्स का कितना हिस्सा है, ठीक है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। टैक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज करते हैं, इससे फार्मूला आपसे आपसे पूछ सकता है A/1 A/100 + A, ये आपसे फार्मूला वो पूछ सकता है, और इसमें वो आपसे कोई ज्यादा चीज नहीं पूछ पाएगा, ठीक है। लेकिन इसका कंसेप्ट यही है कि आप उसको सर रजिस्ट्रेशन सेल्स टैक्स, सर रजिस्टर्ड पर्सन का सेल्स टैक्स 70% है तो अदर पर्सन का सेल्स टैक्स 20% होगा क्या। जी बिल्कुल ऐसे ही है। फर्दर टैक्स होता है, जो बंदा जिस बंदे को आप सप्लाई कर रहे होते हैं अगर वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो उसमें अगर जो चीज़ आप सप्लाई उसको कर रहे हैं अगर उसका रेट 17% है, तो आपने 3% उस बंदे से जो अनरजिस्टर्ड होगा या इनएक्टिव होगा उससे आपने 3% फर्दर टैक्स लेना है जो कि 3% है, ठीक है। अगर अब आप देखें, हो सकता है जो आप उसको ये सप्लाई कर रहे हैं जो गुड सप्लाई कर रहे हैं वो 17% नहीं बल्कि इस पे 13% है, ठीक है। 13% +4 पर 3%, फिर आप उसे आपने 16% लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, फर्दर टैक्स है ये जो बात कर रही है ना। उसमें यही है कि आप जब सेल्स ऐसे बंदे को सप्लाई करते हैं जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं है, उसे आपने फर्दर टैक्स लेना है, उसका रेट 3% पाकिस्तान में है अब, ठीक है, करंटली। अच्छा, टैक्स फ्रॉड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसकी आपको एक तो क्लास पता होना चाहिए और इसकी
पता होना चाहिए कि ये क्या है, और इसकी सजा आगे आएगी ना जब सेक्शन 33 में। ये सेक्शन 3 में है बेटा, ये सेक्शन 3 में हम पढ़ेंगे इसको, फर्दर टैक्स। अच्छा, टैक्स फ्रॉड की एक तो क्लास आपको बताना चाहिए 37 है, और दूसरा एक तो दूसरा इसका ये बताना चाहिए कि ये क्या क्या होता है। तीसरा इसकी पेनल्टी कितनी है, वो सेक्शन 33 जो है 33 है उसमें हम देखेंगे, ठीक है। मीन्स knowingly, dishonestly or fraudulently and without any lawful excuse, burden of proof which the excuse shall be on। अच्छा, अब ये देखें, आपसे आपसे ये भी पूछ सकता है वो एग्जामिनर के टैक्स फ्रॉड का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पे है। वो उस बंदे पे है जो अक्यूज्ड है, जिसको हमने कहा है कि उसने टैक्स फ्रॉड किया है, ठीक है। टैक्स फ्रॉड का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, उसने साबित करना है कि उसने टैक्स फ्रॉड नहीं किया। हमने हमने तो कह देना कि भाई आपने टैक्स फ्रॉड किया है, आपने जानबूझकर डिसऑनेस्टली फ्रॉडलेंटली ये एक्टिविटी की है। तो उस बंदे ने साबित करना है कि जी मैंने ऐसा नहीं किया। यह बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे पे है कि मैंने किस चीज का बर्डन ऑफ प्रूफ, कि मैंने उसने टैक्स फ्रॉड नहीं किया। इस सब चीज को साबित करना उस बंदे पे है जो जिसको हमने कहा है कि उसने टैक्स फ्रॉड किया, ठीक है। अच्छा, डूइंग ऑफ एनी एक्ट आर काजिंग टू डू एनी एक्ट आर फ्रॉड। देखें इसमें तीन चीजें हैं, नोइंगली, डिसोनेटली और फ्रॉडलेंटली। तीन होगी, और चौथी जो है वो विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज। जब आप ये आप इसको फिंगर टिप पे कर ले, नोइंगली, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडलेंटली एंड विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज, क्योंकि आपके पास कोई लीगल एक्सक्यूज नहीं है, कोई जवाब नहीं है। जब आप काम करते हैं, क्या करते हैं, डूइंग ऑफ एनी एक्ट आर काजिंग टू डू एनी एक्ट, ठीक है। कोई आप काम करते हैं या किसी काम को करने की वजह बनते हैं। अच्छा, ओमिटिंग टू टेक एनी एक्शन आर काजिंग द ओमिशन टू टेक एनी एक्शन, ठीक है। आप ओमिट करते हैं, ओमिटिंग टू टेक एनी एक्शन, कोई आपने काम करना था वो आप नहीं करते, या आपने वो काम ना करने का आप वजह बनते हैं आप, ठीक है। आप ऐसा काम करते हैं कि वो बंदा, दूसरा बंदा है जो वो काम ओमिट कर देता है, इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज विदाउट गेटिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, ठीक है। उसमें क्या शामिल है। अब देखें, टैक्स फ्रॉड का ये भी आपसे आपसे पूछ सकता है कि क्या टैक्सेबल एक्टिविटी आप कर रहे हैं और आपने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिया, क्या ये टैक्स फ्रॉड में आता है। तो बिल्कुल आता है, ठीक है। जो बंदा लाइबल टू रजिस्टर है और वो टैक्स फ्रॉड, वो अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर किए बगैर, करवाए बगैर टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहा है, तो वो फ्रॉड कर रहा है, ये इसमें लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज विदाउट गेटिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, या फिर आप क्या क्या करता है, फाल्सिफाई करता है आर काजिंग फाल्सिफिकेशन ऑफ द सेल्स टैक्स इनवाइसेस। अब फाल्स, फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस का कंसेप्ट है, फाल्सिफाई करता है। अब देखें, सेल्स टैक्स इनवाइसेस है, इनवाइस है जो उसको फाल्सिफाई करता है, उस पे मसलन आप कह लें कि उस बंदे ने सप्लाई जो उसने परचेज की है 10 मिलियन की है फॉर एग्जांपल, उसमें उसने टैक्स दिया है 1 मिलियन, लेकिन वो उसको फाल्सिफाई उसको उसको करके, वो उस पे उसको आप कह लें रब करके या किसी भी तरह उसको एडिट वेडिट करके उसको मैं लिख देता है कि जी मैंने टैक्स इस पे 1.5 मिलियन दिया है, ठीक है। तो वो इसका इनवाइस को वो फाल्सिफाई कर रहा है। जो बंदा ऐसा करेगा वो भी टैक्स फ्रॉड में कर रहा है, इसका ठीक है। अच्छा, इन कंट्रावेंशन ऑफ ड्यूटीज आर ऑब्लिगेशन इम्पोज, ठीक है। बस यही आपको ध्यान में होना चाहिए कि वो जो टैक्स फ्रॉड में कौन सा बंदा शामिल है, ठीक है, कि कौन कौन से काम करेगा, ये तीन काम है, ठीक है। और ये उसमें आपने देखना है, नोइंगली, इंटेंशनली या फ्रॉडलेंटली, और या विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज ये काम करता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें ये देखें, आर अंडर पेइंग द टैक्स लिबिलिटी, या जो बंदा दो टैक्स पीरियड जो है यानी 2 महीने, सेल्स टैक्स की रिटर्न आप जहन में रखिएगा हमेशा मंथली होती है। साल में, एक साल में सेल्स टैक्स में जो बंदा रजिस्टर होता है उसने 12 रिटर्न अपनी सबमिट करवानी होती है, जबकि इनकम टैक्स में साल में एक रिटर्न होती है, ठीक है। आ, उसमें से टैक्स पीरियड से मुराद होता है, उसमें आमतौर पर टैक्स ईयर का वर्ड इस्तेमाल होता है इनकम टैक्स में, लेकिन सेल्स टैक्स में हमेशा टैक्स पीरियड का वर्ड इस्तेमाल होता है। टैक्स पीरियड का मतलब होता है 1 मंथ, ठीक हो गया नॉर्मली। Are underpaying the tax liability for two consecutive tax periods, are overstating the entitlement to tax credit or tax fund to cause loss of tax। अच्छा, यहाँ से वो आपसे यही पूछ सकता है कि कितने अरसे के लिए वो अपनी टैक्स लायबिलिटी जो बंदा है पे अंडर पे करेगा, कम पे करेगा, तो उसको वो समझा जाएगा कि वो टैक्स फ्रॉड कर रहा है। तो 2 मंथ है, 2 मंथ अगर कोई बंदा अपनी टैक्स लायबिलिटी जो उसकी बनती थी उसे कम पे करता है तो वो फ्रॉड के जुमरे में आता है, ठीक हो गया। या फिर अपने जो टैक्स क्रेडिट है या रिफंड है उसको ज्यादा पे कर शो करता है 2 मंथ से मंथ के लिए, ठीक है, कंजेक्टिव मंथ, ठीक हो गया। ये आपसे टू का वर्ड इसमें आपने याद रखना है।
अच्छा, टैक्सेबल गुड्स का मीन्स ऑल गुड्स अदर देन दोज विच हैव बीन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 13। टैक्सेबल एक्टिविटी, टैक्सेबल गुड्स जो अंडर सेक्शन 13, ठीक है, जो बताई हैं कि ये चीज़ें जो हैं एग्जेम्प्ट हैं, उसके अलावा जितनी भी गुड्स हैं वो टैक्सेबल हैं। जितनी जो लॉ ने कह दिया कि ये फलां फलां गुड जो है ये एग्जेम्प्ट है, उसके अलावा जितनी भी है वो टैक्सेबल है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, बस इसमें टैक्स एंड वाइज का मतलब सिर्फ आपको इस सेक्शन बताना चाहिए, 23 सेक्शन में जो है ये इशू करनी होती है। टैक्सेबल सप्लाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेड बाय एन इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, इंक्लूडिंग डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर अदर देन द सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन। अब देखें, जो बंदा टैक्सेबल से पहले तो हमें सप्लाई टैक्सेबल गुड की डेफिनेशन देखी, ठीक है, जो 13 सेक्शन है उसमें जो मेंशन की गई हैं चीज़ें, उनके अलावा जितने भी गुड्स हैं वो टैक्सेबल हैं। ठीक हो गया। अब जो बंदा उन गुड्स की कोई डीलर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्टर है, जो बंदा उन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करेगा तो इसका मतलब है कि उसने टैक्सेबल एक्टिविटी की है। ठीक हो गया। और अच्छा, उसमें एक और चीज़ भी है, और उसमें ये आप ध्यान में रखिएगा, जो जीरो रेटेड है, सेक्शन है 4, सेक्शन 4 है, उसमें जीरो रेटेड चीजें हैं उसने बताई हुई हैं। ठीक है, जीरो रेट जो है वो भी एग्जाम्प्ट नहीं है। जीरो है लेकिन एग्जाम्प्ट नहीं है, ये आप ध्यान में रखना है आपने कि जीरो रेटेड भी एग्जाम्प्ट नहीं होती। इनमें जीरो रेट में और एग्जाम्प्ट में फर्क है। ठीक हो गया। जीरो रेट जो है वो टैक्सेबल है, रेट तो है ना चाहे जीरो है। ठीक है, तो ये आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे साइंस क्या है। Tax period means the period of 1 month or such other period as the board with the approval of the federal minister in charge may by notification the official gazette specify। ठीक है, टैक्स पीरियड का मतलब से मुराद सेल्स टैक्स में हमेशा नॉर्मली, हमेशा नहीं, नॉर्मली 1 मंथ होता है। ठीक है, कुछ जो अगर वो बोर्ड नोटिफिकेशन के जरिए बता दे तो फिर अलग बात है। ठीक है। टीयर वन रिटेलर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। आजकल इस पे काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको कॉटेज इंडस्ट्री थी, बहुत ही अहम है, 5 AB टीयर वन रिटेलर। उसी तरह उसी उसमें आप देखेंगे इसमें से पेपर में एक दो दोनों में से एक एक चांस तो 99% है। ठीक है, आपने उसको एक तो इसका क्लास बताना चाहिए 43A। ठीक है, और कॉटेज इंडस्ट्री का क्लास था 5AB, टीयर वन रिटेलर। अच्छा, टीयर वन रिटेलर ये उन लोगों से जैसे कि नाम से भी जाहिर है, टीयर रिटेलर, रिटेलर ऐसा रिटेलर, इसमें वो बंदे शामिल होंगे जो 6 तरह की कैटेगरीज हैं। ठीक है, एफ, बल्कि इसमें हाँ 6 तरह की कैटेगरी हैं, ये बोर्ड की पावर है इसमें, इसमें चीज़ में आपने नहीं जाना। ठीक है, 6 तरह की, जो बंदा इनमें से इन कैटेगरी को फुलफिल करेगा वो टीएमआर रिटेलर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनमें से एमसीक्यूज बनता है। ठीक है, क्योंकि और जो आपकी करंट गवर्नमेंट है इसकी प्रायोरिटी भी है लोगों को इंटीग्रेट करना टीयर वन रिटेलर को। अच्छा, क्या क्या जी इसके लिए, कि कोई एक भी कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है तो उसको टीयर वन रिटेलर की कैटेगरी में हम एज ए टीयर वन रिटेलर रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली। अच्छा, ऐसा रिटेलर जो कि नेशनल या इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर है उसका ऑपरेट कर रहा हो, जैसे मैकडोनल्ड है, या चैनवन है, एथनिक है, ठीक है, डाइनर है, इस तरह के जो स्टोर, राहत बेकरी बेकरी है, या गोरमे है, ये नेशनल या इंटरनेशनल चेन स्टोर का हिस्सा है। देखिए ना, एक बेकरी आपकी या गोरमे बेकरी है जो लाहौर पे काम कर रही है, एक कराची में है, एक सरगोदा में है, एक पिंडी में है, इस तरह बाद सिटी जो बड़े हैं उनमें लातादाद हैं, 50-50 भी हो सकती हैं। तो एक चेन है। ठीक है, अब इस चेन को, ये चेन में जो आते हैं, जो चेन में वो क्या है, टीयर वन रिटेलर है। ऐसा रिटेलर है जो ऑपरेटिंग एज अ यूनिट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर। ठीक है, मैकडोनल्ड अब पूरे दुनिया में इसकी ब्रांचेज हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद रिटेलर ऑपरेटिंग इन एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल, प्लाजा और सेंटर एक्सक्लूडिंग क्यूसिक। अच्छा, अब इसमें से वो आपसे पूछ सकता है कि जो क्यूसिक है, क्लासिक है जो, वो ये टीयर वन रिटेलर की डेफिनेशन में आता है। क्लासिक जो है टीयर वन रिटेलर की डेफिनेशन में नहीं आता, उसको एक्सक्लूड किया हुआ, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया। क्लासिक क्या होता है, आप जाते हैं किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, या आप किसी प्लाजा में जाते हैं, वहाँ पे एक एक बंदे ने छोटा सा विद इन, आप कह लें कि कोई शॉप, उसने छोटा सा एक अपना किसी भी कंपनी का, आप कह लें कि उसने
कुछ ब्रांड रखे हुए हैं, वो सेल कर रहा है, एक दो फटे लगाए हुए हैं उसने वहां पे, या एक आप उसने कॉर्नर जो है वो फिक्स किया हुआ है, वहां पे वो सेल कर रहा है, तो वो कैसिक होगा। ठीक है, किसी भी कंपनी का हो सकता है वो। ऐसा रिटेलर जो कि एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल, प्लाजा या सेंटर में काम कर रहा है, वो भी टीयर वन रिटेलर कहलाएगा। ऐसा रिटेलर जिसके जो पिछले 12 मंथ के पिछले कंजेक्टिव जो 12 मंथ हैं उनके जो बिजली के बिल हैं, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की, गैस के नहीं है। कॉटेज इंडस्ट्री में गैस और इलेक्ट्रिसिटी की मीटर की बात हुई थी, कनेक्शन की बात हुई थी। ऐसा बंदा जिसके पास इंडस्ट्रियल जो है इलेक्ट्रिसिटी या गैस का कनेक्शन होगा, वो कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में वो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसा बंदा जिसके पिछले 12 मंथ के जो कंजेक्टिव 12 मंथ है, ठीक है, 12 महीनों के जो बिल है बिजली के बिल, वो 12 लाख रुपए से ज्यादा हैं, बराबर नहीं है। कंसेक्टिव मंथ एक्सीड्स रुपीज 1200,000, 12 लाख से ज्यादा है, 12 लाख नहीं, बल्कि 12 लाख से 1 रुपया भी ऊपर होगा तो वो टीयर वन रिटेलर में होगा। 12 लाख अगर होंगे वो तो टीयर वन रिटेलर नहीं कहलाएगा। ठीक हो गया। और इसमें आपने ध्यान में रखना कि बिजली के बिल और अमाउंट आपसे सकता है, आपसे 10 लाख कह सकता है, 15 कह सकता है, 20 कह सकता है, तो आपने 12 लाख ध्यान में रखनी है। ठीक है, एमसीक्यूज के हवाले से। ऐसा होलसेलर और रिटेल, कम रिटेलर, होलसेलर कम रिटेलर का मतलब है जो बंदा होलसेल भी करता है और रिटेल भी करता है, दोनों काम करता है। होलसेल का मतलब है जो आगे दुकानदारों को सेल करता है, रिटेलर का मतलब है आप चले जाते हैं, मैं चला जाता हूँ, हमें भी वो चीज़ जो है वो दे देता है, सप्लाई कर देता है, सेल कर देता है। अच्छा, एंगेज इन, ऐसा होलसेलर या कम रिटेलर, ऐसा होलसेलर कम रिटेलर, ये वेट कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, ऐसा होलसेलर कम रिटेलर जो कि बुल्क जो है बल्क में इंपोर्ट करता है, ठीक है, और सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स ऑन होलसेल बेसिस टू द रिटेलर एज वेल एज ऑन रिटेल बेसिस टू द जनरल बॉडी ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, ऐसा होलसेलर कम रिटेलर जो ऐसा होलसेलर जो रिटेलर भी है, वो बल्क में जो इंपोर्ट करता है और सप्लाई करता है गुड्स की होलसेल पे लोगों को, होलसेल बेसिस पे दुकानदारों को ही ज़ाहिर करेगा, और रिटेल बेसिस पे हम लोग जो है जो कंज्यूमर है उनको भी करेगा करता है अगर, तो वो भी टीयर वन रिटेलर कहलाएगा। ऐसा रिटेलर जिसकी, अच्छा, इसमें जो शॉप एरिया है, इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं। शॉप एरिया जो एक तरफ फर्नीचर के शॉपकीपर हैं, ठीक है, जो फर्नीचर का काम कर रहे हैं, एक तरफ दूसरे रेस्ट ऑफ हैं, ठीक है, जो लोग फर्नीचर का काम करते हैं उनकी शॉप एरिया का, अगर उनकी शॉप का एरिया 2,000 स्क्वायर फुट या उससे ज़्यादा है, 2,000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा है, तो वो टीयर वन रिटेलर कहलाएगा। और उसके अलावा जितने भी शॉपकीपर हैं, रिटेलर हैं, उनका एरिया 1,000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा होगा तो उसको टीयर वन रिटेलर कहलाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया, 1,000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा, 2,000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा, ठीक हो गया, तो वो टीयर वन रिटेलर कहलाएगा। अच्छा, ऐसा रिटेलर जिसके जब आप उसके पास जाते हैं तो जब उसको पेमेंट करते हैं तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए या किसी और डिजिटल जो पेमेंट का मेथड है उसके जरिए करते हैं। ठीक हो गया, तो वो भी आपका टीयर वन रिटेलर होगा। ठीक हो गया। अच्छा, जो बंदा इसके अलावा बोर्ड की बात है कि जो बोर्ड जिस बंदे को कह दे कि ये बंदा जो है वो टाइम टू टाइम वो बोर्ड ज़ाहिर करता रहता है, ये सब क्लास इसलिए रखा है कि अगर आने वाले टाइम में बोर्ड किस बंदे को
इंक्लूड करना चाहता है तो उसे कर सके। ठीक हो गया, ये आप जहन में रखिएगा काइंडली, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे अगर बनना चाहें तो 7-8 एमसीक्यूज बन सकते हैं इस अकेले क्वेश्चन से, लेकिन इसमें से एक आध लाजमी लगेगा एज ए होल। अच्छा जी, टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, इस ये भी, इसको भी आप देखिएगा लाजमी, टाइम ऑफ सप्लाई को, कि ये इंपॉर्टेंट है उस हवाले से, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ट्रस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं है, यूनिट ट्रस्ट भी नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई, अच्छा वैल्यू ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी देखते हैं जी। अच्छा जी, इसकी सब क्लास आपको पता होना चाहिए, क्लास पता होना चाहिए, और ये आगे सब क्लास हैं, इसको हम देख लेते हैं। इन respect of taxable supply, the consideration in money including all federal and provincial duties and taxes, if any, which the supplier receives from the recipient for that supply but excluding the amount of tax। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ टैक्स भी ऊपर निकाल भी रहा है, ठीक है, इंक्लूड भी कर रहा है, नीचे निकाल भी रहा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई द कंसिडरेशन इन मनी इंक्लूडिंग ऑल फेडरल एंड प्रोविंशियल ड्यूटीज, प्रोविंशियल और जो फेडरल ड्यूटीज हैं वो ऐड होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, टैक्सेस होगी वो, अगर है तो, विच द सप्लायर रिसीव्स फ्रॉम द रेसिपिएंट फॉर दैट सप्लाई बट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स का मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स के, देखें आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई इसलिए मालूम करनी है, आप किसी चीज़ को बंदे को सप्लाई कर रहे हैं, उस पे आपने, आपको पता हो कि ये इसकी वैल्यू है इस पे, ताकि जब आपको उसकी वैल्यू का पता होगा जो आप सप्लाई कर रहे हैं, तो आप उस पर टैक्स जो है वो चार्ज कर सकेंगे। जब आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई का ही नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप सेल टैक्स उस पर क्या चार्ज करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ सप्लाई का यहाँ पे इसलिए डिटरमिन करना उसको जरूरी था, सर्टन करना जरूरी था। अब वो ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई से मुराद जितनी भी दूसरी ड्यूटीज हैं, फेडरल फेडरल है, प्रोविंशियल है, या टैक्सीज है, जो भी है, जो जो बंदा है, वो शामिल होंगे, उन सब वो शामिल होंगे, और उसके अलावा जो उसकी वैल्यू है वो शामिल होगी। ये सारे ऐड करेंगे आप तो उसकी वैल्यू बनेगी, लेकिन सेल्स टैक्स की वैल्यू उसमें शामिल नहीं होगी। सेल्स टैक्स की वैल्यू इन सब जो वैल्यूज दी हुई हैं दूसरे टैक्सेस की, प्लस उसकी जो अमाउंट है, बंदा जो 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 उसकी एक्चुअल वैल्यू है, जिस पे जिससे जिसकी जो उसकी कीमत कह लें आप, ठीक हो गया, वो प्लस जो उसने टैक्सेस दूसरे उससे लिए हैं, वो उन दोनों को, दो हो तीन हो जितने भी हो, उनको ऐड करेंगे, फिर वो वैल्यू सप्लाई आएगी, उसमें फिर आप सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। इसलिए उसने कहा है कि वैल्यू बट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स का मतलब है सेल्स टैक्स, प्रोवाइडेड दैट in case the consideration for a supply is in kind or is partly in kind and partly in money, the value of supply shall be mean the open market price of the supply excluding the amount of tax। ठीक है, वो कहता है कि अगर आप क्या करते हैं, आपने जब आप किसी बंदे को सप्लाई कर रहे हैं, उससे आप कुछ पैसे ले लेते हैं, ठीक हो गया, या उसे कुछ जो है अमाउंट, उससे कुछ चीज़ ले लेते हैं, कोई गुड एक्सचेंज में, ठीक है, सारे पैसे नहीं लेते, या सारे के सारे आप, ये भी ऑप्शन हो सकता है कि सारे के सारे आप उसे कोई इन काइंड ले लें। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंसिडरेशन फॉर सप्लाई इज इन काइंड और इज पार्टली इन काइंड। ठीक है, दोनों चीजें हैं, इन काइंड है या पार्टली इन काइंड है, एंड पार्टली इन मनी। ठीक है, कुछ पैसे आपने लिए हैं, लिए हैं उससे, कुछ आपने उससे कोई गुड ली है। ठीक है, इसी तरह दूसरा ऑप्शन क्या है, आपने सारी की सारी इन काइंड उससे पेमेंट ली है, तो क्या होगा, तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू सप्लाई से क्या मुराद है कि जो उसकी जो आपने फर दो ऑप्शन है, अगर उसने आपने सारी इन काइंड ली है, तो उस जो आपने उससे चीज ली है उसकी वैल्यू आप लगाएंगे फेयर मार्केट प्राइस, ओपन मार्केट प्राइस है या फेयर मार्केट प्राइस है, वो जो अमाउंट जो उसने जो चीज़ आपने उसे ली है उसकी जो वैल्यू आप लगवा लेंगे, वो आपकी वैल्यू सप्लाई हो जाएगी। या इन काइंड है तो जो 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 आपने मनी ली है वो प्लस जितनी आपने उसे इन काइंड को गुड ली है, उसको उसकी आप ओपन मार्केट प्राइस मालूम करवाएंगे, उस दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू सप्लाई आ जाएगी, उस पर आप टैक्स लगाएंगे, चार्ज करेंगे उस बंदे को। In case the supplier and recipient are associated person and the supply is made for no consideration or for a consideration which is lower than the open market price, the value of supply shall mean the open market price of the supply excluding the amount of tax। फिर वही बात, अगर वो दो बंदे, एक बंदा दूसरे बंदे का एसोसिएट है, तो जाहिर है हो सकता है वो आपको कम रेट पे दे दे एक दूसरे को, तो क्या है, तो उसकी जो अमाउंट है कम पे दे दे या फ्री में दे दे, ये भी उसकी स्वाबदीद है। ठीक है, लेकिन जो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, जो उसकी ओपन मार्केट प्राइस है, ओपन मार्केट प्राइस पे आपने जेब में रखनी है वैल्यू सप्लाई में। ठीक है, in case a taxable supply is made to a consumer from general public in on installment basis on a price inclusive of markup or surcharge rendering it higher than
ओपन मार्केट प्राइस, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल मीन द ओपन मार्केट प्राइस ऑफ द सप्लाई एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। अब देखें, अब वो ये कह रहा है कि आप किसी बंदे को इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ देते हैं तो जाहिर है उसकी अमाउंट ज़्यादा बन जाती है, तो आपने इसे घबराना नहीं है। उसकी अमाउंट फिर भी उसकी वैल्यू, मसलन 10 लाख की आपने ली थी वो कोई चीज़, आपने हायर परचेज पे वो बनती है 12 लाख की, ठीक है, तो 12 लाख नहीं बल्कि 10 लाख ही उसकी वैल्यू होगी जो उसकी ओपन मार्केट प्राइस है। चाहे वो उसका मार्कअप है, वो उसका प्रॉफिट है, वो आपने कंसिडर कंसिडर नहीं करना। तो ओपन मार्केट प्राइस है जो उसकी, वही उसकी जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। ठीक हो गया। ये आपसे पूछ सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इन केस ऑफ हायर परचेज क्या है, जो मार्केट देखे ना, जो उसने बता दिया है कि मार्कअप है या सरचार्ज है, वो रेंडरिंग इट हायर देन ओपन मार्केट प्राइस, वो उसके जो उसको जो मार्केट मार्कअप या सरचार्ज है वो ओपन मार्केट प्राइस से उसको बढ़ा देता है उसको। ठीक हो गया। तो फिर भी आपने ओपन मार्केट प्राइस को ही वैल्यू सप्लाई कंसीडर करना है। In case of trade discount, the discounted price excluding the amount of tax, provided the tax invoice shows the discounted price and the related tax, and the discount allowed is in conformity with the normal business practice। वो कहता है कि अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो डिस्काउंट प्राइस जो आपने दी है, डिस्काउंटेड प्राइस ही जो टैक्स की जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वही होगी। फिर वही बात है, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स एक्सक्लूड इसीलिए की है क्योंकि हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई मालूम करके ही हमने टैक्स जो है उस बंदे को चार्ज करना है। ठीक है। तो वैल्यू अगर टैक्स की उसको में अमाउंट डाल दी तो फिर तो उसका मकसद ही जो है वो फोत हो गया। ट्रेड डिस्काउंट की सूरत में जो डिस्काउंटेड प्राइस है, अगर ट्रेड डिस्काउंट आपने उसको 10% दी है फॉर एग्जाम्पल, तो 10% माइनस करके ही जो उसने आप जो आपने उसको सेल की है उसको, या उसके आपने प्राइस पे की है, वो वही उसमें हम उसको देखेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस ही होगी, फुल प्राइस नहीं होगी उसकी वैल्यू ऑफ प्राइस। लेकिन वो कह रहा है कि वो ये ना हो कि आप 50% डिस्काउंट दे दें, 70% डिस्काउंट दे दें, ऐसा नहीं होगा, होना चाहिए। ठीक है। इन केस वेयर फॉर एनी स्पेशल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इट इज डिफिकल्ट टू सर्टेन द वैल्यू सप्लाई द ओपन मार्केट प्राइस, जहाँ पे चीज़ों की अमाउंट जो है, जहाँ पे स्पेशल नेचर है ट्रांजैक्शन की, लेकिन जिस वजह से आप सर्टन उसकी वैल्यू को मालूम नहीं कर पाते, तो ओपन मार्केट प्राइस ही उसकी जो है वो मार्केट प्राइस की वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एक्सक्लूडिंग दोज एज स्पेसिफाइड इन द थर्ड स्केड्यूल। अच्छा, इंपोर्टेड गुड्स की बात करें, द वैल्यू डिटरमिनेंट अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, ये इसको आप रहने दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, in case where there is a sufficient reason to believe that the value of supply has not been correctly declared in the invoice, invoice में कमिश्नर के पास जो है वो कोई उसके पास रीजन है कि उसने उसमें सही वैल्यू नहीं शो की हुई, द वैल्यू डिटरमिन्ड बाय द वैल्यूएशन कमेटी कंप्राइजिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रेड एंड द इनलैंड रेवेन्यू कंस्टिट्यूटेड बाय द कमिश्नर, कमिश्नर जो है वो वैल्यूएशन कमेटी कायम कर देगा। ठीक है, जिसमें ट्रेड के बंदे होंगे और अपने ऑफिसर होंगे, तो वो डिटरमिन जो करेंगे वो इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स belonging to another person, the actual consideration received by the manufacturer for the value addition carried out in relation to such goods। अब देखें, एक बंदा, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक बंदा दूसरे बंदे को कह देता है कि ये मुझे काम करके दें इस पे, ठीक है, ये इसको एडिशन, ये इसमें असेंबलिंग कर दें, या इस पे थोड़ा बहुत इसको ट्रिमिंग करके इसको मुझे वापस करें। ठीक है। तो जो बंदा वापस करेगा, जो उस पे काम करके उसको वापस करेगा, उसकी कोई उससे आप मजदूरी लेगा, तो वो जो मजदूरी है वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी। ये आप इसको दोबारा देखें, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, गुड्स किसी और की थी, एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर द वैल्यू एडिशन कैरिड आउट इन रिलेशन टू सच गुड्स, तो जो मैन्युफैक्चरर ने कंसिडरेशन ली है, गुड्स किसी की थी, एक बंदा उस पर काम करके उसको वापस दे रहा है, तो जो उसने वापस कर उसको सप्लाई उसको वापस की है, उसको जो काम किया है, काम करके उससे जो उससे पैसे लेगा, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, in case of taxable supply with reference to retail tax, the price of taxable goods excluding the amount of tax by which supply will charge the time of, इसको रहने दें, कोई नहीं इतना इंपॉर्टेंट। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर गैस, हाँ ये देख लें, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड गैस बाय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, द टोटल अमाउंट बिल्ड इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस एज द केस में बी, चार्जेस, रेंट्स, कमीशन एंड ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस लोकल, प्रोविंशियल एंड फेडरल, बट एक्सक्लूडिंग द, अब देखें ये सारे जो हैं चार्जेस हैं दूसरे गवर्नमेंट्स के,
वो सारे शामिल करके, वो सारी शामिल होंगे, फिर वो उन पे जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, उन पे टैक्स सेल्स टैक्स लगेगा। ठीक हो गया।